बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में फ़र्स्ट जो प्रैक्टिकल था जिसमें हमने डिस्क्रीट कंपोनेंट्स को इस्तेमाल किया और उनको इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट लॉजिक गेट्स जो है वो उनको इम्प्लीमेंट किया। आज का हमारा जो प्रैक्टिकल है वो है प्रैक्टिकल नंबर 2। बेसिकली इसके दो पार्ट्स हैं। उन पार्ट्स में जो पहला पोर्शन है वो है डिज़ाइन एंड स्टडी डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर जो है उसको हम जो है इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके जो पैरामीटर्स हैं जैसे कि उसकी आउटपुट की पीक वैल्यू और जो आउटपुट पे डीसी वोल्टेज यानी एवरेज वोल्टेज जो आउटपुट पे आपको मिलता है वो हम क्या करेंगे, मालूम करेंगे। और उसका जो दूसरा पोर्शन है वो ये है कि आप जानते हैं ब्रिज रेक्टिफायर की जो आउटपुट होती है वो पल्सेटिंग डीसी की शक्ल में होती है। आप कैपेसिटर की मदद से उसको फ़िल्टर कर सकते हैं और फ़िल्टर करने के बाद उसमें जो पल्सेटिंग इफ़ेक्ट्स है उनको कम कर सकते हैं। तो उस वक़्त जो फ़िल्टर्ड आउटपुट होगी उसके लिए भी हमें कुछ पैरामीटर्स जो है वो मालूम करने हैं। वीपी रेक्टिफाइड यानी रेक्टिफाइड वोल्टेज की पीक वैल्यू, एवरेज वोल्टेज, रिपल वोल्टेज और रिपल फैक्टर। लेकिन आज का हमारा जो काम है वो हम सिर्फ ये फर्स्ट पोर्शन जो इसका ए पार्ट है वो करेंगे, डिज़ाइन एंड स्टडी एंड डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। इसके लिए हमें जो ऑपरेटर्स चाहिए होगा उसमें 4007 डायोड्स हम लेंगे। ये आम पीएन जंक्शन डायोड हैं, 1N डायोड की सीरीज़ होती है। क्वार्टर वॉट कार्बन फिल्म रजिस्टर कुछ वैल्यूज़ के ले लें, 1 किलो ओम का, 10 किलो ओम का। तो डिफरेंट लोड के लिए आप जो है उसको टेस्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर वो उस वक्त ज़रूरत पड़ेगी जब हम इसका बी पोर्शन जो है वो कर रहे होंगे। कनेक्टिंग वायर्स, ट्रांसफार्मर और कैथोड रे ऑसिलोस्कोप यानी CRO की मदद से आप आउटपुट जो है वो देखेंगे। डिजिटल मल्टीमीटर जो है वो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देख लें कि ये जो ट्रांसफार्मर है ये इसलिए है कि आप इसकी इनपुट पे प्राइमरी वोल्टेज 220 वोल्ट दे दें और आउटपुट पे आपको ये 12 वोल्ट या 9 वोल्ट या 6 वोल्ट जो है वो दे, जिसको आप रेक्टिफाई कर सकें, क्योंकि हमने जस्ट रेक्टिफिकेशन को टेस्ट करना है। तो अब हमारे पास ट्रांसफार्मर मौजूद नहीं होगा। हम क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर की जगह यूज़ कर सकते हैं ऑडियो जनरेटर। ऑडियो जनरेटर जो है वो AC सिग्नल जनरेट कर सकता है, यानी वो साइन वेव भी जनरेट करता है और स्केयर वेव भी जनरेट करता है। आप वो यूज़ कर सकते हैं। या कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो हमारे पास पावर सप्लाई होती है लैब में उसमें AC और DC दोनों देने की ऑप्शन होती है। तो अगर वहाँ पर AC की ऑप्शन है तो आप वहाँ से भी इनपुट के तौर पे AC सिग्नल अप्लाई कर सकते हैं। 50 हर्ट्ज़ का जो हमारी लाइन सप्लाई है यानी जो वावडा की तरफ से हमें पाकिस्तान में अवेलेबल है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारी लैब में बेसिकली जो पावर सप्लाई मौजूद है उसमें 0 से लेके 25 या 30 वोल्ट तक DC और इसी रेंज में AC जो है वो देने की जो है वो एबिलिटी मौजूद है। तो हम डायरेक्ट वहाँ से जो है वो सिग्नल यूज़ करेंगे, जितने भी वोल्ट का हमने यूज़ करना होगा हम उसको देख लेंगे। ब्रिज रेक्टिफायर आप सब जानते हैं कि जो फुल वेव रेक्टिफायर है वो दो तरह से बनाया जाता है। कैसे बनाया जा सकता है, एक तरीकाकार तो ये है कि आप सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज़ कर लें, लेकिन दूसरा जो आसान तरीकाकार है वो है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। तो इसमें 4 डायोड्स को एक ब्रिज की शक्ल में आपने अरेंज किया होता है और उन दो में से जो होता है एक वक्त में करंट पास करता है और दो में से करंट पास नहीं करता। तो 2 डायोड्स पॉजिटिव हाफ साइकिल में और 2 डायोड नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। अब नॉर्मली इसका काम क्या है, AC को DC में कन्वर्ट करना। तो DC जो है वो क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल करंट होता है। इसका मतलब है कि इस कॉन्फ़िगरेशन का काम ये है कि इट प्रोवाइड द सेम पोलैरिटी ऑफ द आउटपुट फॉर आइदर पोलैरिटी ऑफ द इनपुट। इनपुट पे तो AC है, AC की तो 2 पोलैरिटीज़ होती हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव हाफ साइकिल भी, लेकिन आउटपुट पे जो है पोलैरिटी क्या रहेगी, एक ही रहेगी। ठीक है, अब जो ब्रिज रेक्टिफायर है इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 वायर वाली इनपुट चाहिए, यानी 2 वायर्स हों, आप उसको जो है वो इनपुट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज़ करना है तो सेंटर टैप में आपको पता है 3 टैपिंग्स होती हैं। सेकेंडरी जो कॉइल है उसके अंदर,
एक टॉप पे, एक बॉटम पे और एक बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। तो वहाँ पर 3 वायर वाली सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो आपको चाहिए होगी, ठीक है। तो ज़्यादा जो सूटेबल है वो ब्रिज रेक्टिफायर है, और ब्रिज रेक्टिफायर जो है आप उसको जो है वो इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल करने के बाद जो है वो अपने सर्किट को ईजिली देख सकते हैं। अब ये यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जहाँ पर इनपुट पे तो आप पावर सप्लाई दे रहे हैं, ये ट्रांसफार्मर उसको स्टेप डाउन करके लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है, और इस ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट है, यानी इस ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी वोल्टेज है, आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं इस ब्रिज की इनपुट के तौर पे। अब ये जो ब्रिज है, इसमें आपने 4 डायोड्स को कनेक्ट तो किया हुआ इस तरह से। अब इन 2 डायोड को देखें, ये जो 2 ग्रीन डायोड आपको दिखाई दे रहे हैं इस वक्त, ये फॉरवर्ड बायस्ड हैं, क्योंकि इस वक्त ये जो बिल्कुल टॉप टर्मिनल है ये पॉजिटिव है, और ये बिल्कुल ये जो बॉटम टर्मिनल है ये नेगेटिव है। तो ब्रिज के 4 कॉर्नर में से जो 2 कॉर्नर हैं, टॉप और बॉटम, इसमें हमेशा क्या चीज़ कनेक्ट हो जाएगी, ये एसी सिग्नल कनेक्ट होगा। और बाकी ये जो राइट और लेफ्ट कॉर्नर हैं, एक कॉर्नर को रेफरेंस यानी ग्राउंड कर दिया जाएगा, और दूसरे कॉर्नर के ऊपर आप लोड का जो है वो एक टर्मिनल अटैच कर देंगे। यानी आप ये समझें कि ये जो RL है ये राइट और लेफ्ट टर्मिनल के दरमियान लगा हुआ है। कैसे? क्योंकि देखें R का ऊपर वाला जो हिस्सा है वो कनेक्टेड है राइट टर्मिनल के साथ इस ब्रिज के, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, और ग्राउंड मीन्स ये लेफ्ट वाला टर्मिनल। अब जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो उस वक्त ये ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव और नीचे वाला टर्मिनल नेगेटिव है, ये वाला। करंट हमेशा हाई से लो की तरफ जाता है। अब यहाँ पर देखें, पॉजिटिव सबसे हाईएस्ट है, ग्राउंड उसके बाद है, और नेगेटिव जो है वो क्या है, सबसे लोएस्ट है। तो करंट ने पॉजिटिव से स्टार्ट होना है, तो इसका मतलब देखें यहाँ से स्टार्ट होगा, D1 में से गुजर के इधर आएगा। यहाँ पर 2 रास्ते हैं, या तो D4 में चला जाए या लोड में। D4 रिवर्स बाइस्ड है, इसका मतलब यहाँ से करंट नहीं जा सकता, करंट लोड में दाखिल होगा, इनटू द लोड, लोड के अंदर की जानिब दाखिल होने के बाद ग्राउंड पे ख़त्म होगा। अब ये करंट ग्राउंड से स्टार्ट होगा, और स्टार्ट होने के बाद वापस कहाँ पर आ जाएगा, नेगेटिव, और फिर इस ट्रांसफार्मर में से गुजरता हुआ एनर्जी लेने के बाद दोबारा से ये साइकिल चलता रहेगा। तो ये तो पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात है, जहाँ पर D1 और D2 फॉरवर्ड थे, D3 और D4 जो थे वो रिवर्स बाइस थे। नेगेटिव हाफ साइकिल जब आया, ये नेगेटिव हाफ साइकिल की बात है। नीचे वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो गया, ऊपर वाला नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। अब ये D3 और D4 फॉरवर्ड बाइस हो गए, D1 और D2 रिवर्स बाइस हैं। तो करंट पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ, D4 में से गुजरने के बाद इधर आ गया। यहाँ पर फिर 2 रास्ते हैं, या तो लोड में दाखिल हो जाए या D1 में। अब D1 रिवर्स बाइस है, इधर करंट जा नहीं सकता, करंट अभी भी लोड में दाखिल होगा। और आप देखें, लोड में करंट अभी भी ऊपर से नीचे की जानिब आ रहा है, और ऊपर से नीचे की जानिब आने के बाद ग्राउंड हुआ, फिर ग्राउंड से स्टार्ट हुआ, और ये वापस नेगेटिव की तरफ, फिर ट्रांसफार्मर से गुजरेगा, एनर्जी लेगा, और दोबारा ये साइकिल जो है वो चलता रहेगा। अब ये वाली कन्फिग्रेशन में देखें, करंट इज़ फ्लोइंग इनटू द लोड, लोड के अंदर की जानिब है। यहाँ पर बैक इधर देखें, यहाँ पर भी करंट इज़ फ्लोइंग इनटू द लोड, तो यहाँ पर भी करंट लोड के अंदर की जानिब था, यहाँ पर भी करंट लोड के अंदर की जानिब है। और करंट जो इनकमिंग करंट होता है उसको कन्वेंशनली पॉजिटिव लिया जाता है, तो इसका मतलब है आउटपुट वोल्टेज जो है वो क्या कहलाएगा इस वक्त, पॉजिटिव। तो बेशक इनपुट पे पॉजिटिव साइकिल आए या इनपुट पे नेगेटिव साइकिल आए, दोनों सिचुएशन में जो हमारी आउटपुट है उसके ऊपर जो वोल्टेज रहना है वो क्या रहना है, पॉजिटिव ही रहना है, यूनिडायरेक्शनल ही रहना है। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले हम थ्योरेटिकल मेजरमेंट की बात करते हैं। एक वक्त में करंट जो है वो 2 डायोड में से गुजरता है, और आप जानते हैं डायोड सिलिकॉन के अगर हों तो सिलिकॉन का जो बैरियर होता है वो होता है 0.7, तो 0.7 और 0.7 1.4। इसका मतलब है अगर आप इनपुट की पीक वैल्यू 3 वोल्ट पे एडजस्ट करेंगे तो आउटपुट की पीक वैल्यू 3 में से 1.4 माइनस हो जाएगा, यानी Vp आउट मस्ट बी इक्वल टू Vp इन माइनस 1.4। उसके बाद अगर 6 वोल्ट रखेंगे तो 6 में से 1.4 निकालें, 4.6 आ जाएगा। और अगर आप 9 वोल्ट रखते हैं तो उसमें से आप 1.4 निकालें तो ये 7.6 आएगा। और आप जानते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट की जो एवरेज वैल्यू या DC वोल्टेज होता है वो होता है 2 टाइम्स Vp आउट डिवाइडेड बाय पाई 2,
वीपी आउट की जगह 1.6 और पाई की जगह 3.14 पुट करें, ये आंसर आ जाएगा 1.02। फिर 2 वीपी आउट की जगह आप पुट करें 4.6 और पाई से डिवाइड करें, आंसर आएगा 2.93। और ये 9 वोल्ट वाले केस में वीपी आउट की वैल्यू 7.6 है। अब यहाँ पर पुट करें और पाई से डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाएगा 4.84। तो ये तो वो है जो हमारी थ्योरेटिकल मेजरमेंट्स है, यानी थ्योरी ये कहती है कि हम इनपुट अगर 3 दें तो आउटपुट की पीक वैल्यू जब आप CRO पे देखेंगे तो वो 1.6 आनी चाहिए। और आउटपुट की DC वैल्यू कहाँ से मालूम की जाए, डिजिटल मल्टीमीटर से मालूम की जाए, वो 1.02 आनी चाहिए। तो ये हमारी थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस हैं कि थ्योरेटिकली इस तरह होना चाहिए। अब प्रैक्टिकल मेजरमेंट ये होगी कि जो आउटपुट टर्मिनल है, अब आउटपुट टर्मिनल कौन कौन सा देखें, ये वी आउट है, ये अपर टर्मिनल, यहाँ पर CRO की लीड लग जाएगी और CRO का ग्राउंड टर्मिनल इस ग्राउंड टर्मिनल के साथ अटैच हो जाएगा। अब CRO के ऊपर आपने देखना है कि आपको CRO के ऊपर जो वेव फॉर्म दिखाई दे रही है उस पर आपको कितना वोल्टेज जो है वो दिखाई दे रहा है, पीक वोल्टेज। अब थ्योरेटिकली हमने कहा था 3 वोल्ट के केस में पीक वोल्टेज 1.6 आना चाहिए, तो आप देखेंगे 1.6 के करीब करीब ही कोई वैल्यू आ रही होगी। अगर डायोड सिलिकॉन के हुए और 0.7 वोल्ट उनका बैरियर हुआ तो आंसर 1.6 ही आएगा। लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि आजकल जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं वो डायोड जो बनाती हैं उनमें जो डोपिंग कंसनट्रेशन है बहुत ज़्यादा रखती हैं, तो उनका बैरियर जो है 0.7 से कम हो चुका है। अगर फ़र्ज़ करें बैरियर है 0.5 तो 2 डायोड्स का बैरियर मिला के बनेगा 1 वोल्ट, तो 3 में से 1 निकाल दें तो आंसर कितना आएगा, 2 आना चाहिए, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। खैर जो भी आए वो आपने यहाँ पर क्या कर लेना है, नोट कर लेना है उसको। अब नोट करने के बाद फिर आप क्या करें, यही जो आउटपुट टर्मिनल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, डिजिटल मल्टीमीटर की रेड लीड लगाएं इसके ऊपर और ब्लैक लीड लगाएं यहाँ पर। डिजिटल मल्टीमीटर के ऊपर DC वोल्टेज रीड करें, वो कितना आना चाहिए, 1.02 आना चाहिए यहाँ 3 वोल्ट वाले केस में। जितना भी आए वो आप यहाँ पर जो है वो लिख लें, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो दोनों रीडिंग्स आ जाएंगी। 6 वोल्ट करें इनपुट वोल्टेज, कैसे करेंगे, वही हमने कहा इनपुट वोल्टेज कहाँ से दे रहे हैं, पावर सप्लाई से दे रहे हैं। तो पावर सप्लाई रेगुलेटेड होती है, उसके ऊपर वेरिएबल जो नोब है उस नोब को घुमाएं। अब आप इनपुट को 6 वोल्ट पे एडजस्ट कर लें। CRO के ऊपर चेक करें कितना वोल्टेज आता है, वो यहाँ पर लिख लें। डिजिटल मल्टीमीटर से यहाँ पर चेक कर लें। और 9 वोल्ट वाले केस में भी CRO के ऊपर आप आउटपुट देख लें और फिर यहाँ पर आप क्या करें, डिजिटल मल्टीमीटर से आउटपुट देख के तो उसको नोट कर लें। अब देखें, एक ये जो मेजरमेंट है ये थ्योरेटिकल मेजरमेंट्स है आपके पास हैं, ठीक है, और ये हमारे पास प्रैक्टिकल वैल्यूज़ आ गई हैं। अब आपने देखना है थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में जो डिफरेंस है उसको एरर कहा जाता है। तो नेक्स्ट काम है एरर एस्टिमेशन। फिलहाल हमने 2 क्वांटिटीज़ को चेक किया है, कौन कौन सी, आउटपुट की पीक वैल्यू को और DC वोल्टेज को। आप थ्योरेटिकली जो है वो आउटपुट की पीक वैल्यू, अब देखें सबसे पहला वाला जो केस था उसमें 3 वोल्ट के लिए थ्योरेटिकल वैल्यू आ रही थी 1.6। प्रैक्टिकल वैल्यू आप मालूम करेंगे और जितनी भी हो आप यहाँ पर लिख लेंगे और उसके बाद थ्योरेटिकल माइनस प्रैक्टिकल दोनों में डिफरेंस देख लें कितना है, डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये परसेंटेज एरर आ जाएगी। फिर 6 वोल्ट में देखें, थ्योरेटिकली आना चाहिए था 4.6 वोल्ट, प्रैक्टिकली जितना भी आए वो यहाँ पर लिख लें और फिर आप जो है वो क्या करें, आप इसको इस फॉर्मूले के मुताबिक पुट करके परसेंटेज एरर निकाल लें और फिर यहाँ पर परसेंटेज एरर निकालें। सिमिलरली DC वोल्टेज प्रैक्टिकली 1.02, थ्योरेटिकली 1.02, 2.93 और 4.84 आना चाहिए था, वो आप यहाँ पर लिख लें। प्रैक्टिकली कितना आया वो आपने यहाँ पर जो डिजिटल मल्टीमीटर से नोट करके लिखी हुई हैं 3 वैल्यूज़ वो लिख लें और फिर जो है वो आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल के क्या काम करें, आप चेक कर लें कि हमारा कितना परसेंटेज एरर आ रहा है। अब हम क्या काम करते हैं, मैं आपको एक तरीकाकार बता देता हूँ। आप एक ये वेबसाइट है circuitlab.com, इसके ऊपर अपना अकाउंट बना लें। जिसने भी जीमेल के ऊपर जो है वो अपना अकाउंट बनाया हुआ है वो उस जीमेल अकाउंट के थ्रू यहाँ पर जो है वो क्या हो जाए, साइन इन जो है वो हो जाए, साइन अप कर लें। उसके बाद क्या करें,
आप यहाँ पर खुद से अपना सर्किट जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। आप ये सर्किट जो है वो ड्रॉ करें, जस्ट लाइक यहाँ पर जो है पहले सर्किट बना हुआ है, मैं इस सर्किट को ख़त्म करता हूँ। मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ कि किस तरह से हमने सर्किट यहाँ पर ड्रॉ करना है, ठीक है। आप यहाँ पर सबसे पहले देखें, हमें चाहिए एक एसी सिग्नल। ये देखें, ये लिखा हुआ है वोल्टेज सिग्नल सोर्सेज। यहाँ से एसी सिग्नल ले लें, ये इसके ऊपर क्लिक करें। इसका नाम यहाँ से जो है वो आप चेंज कर दें, वी इन कर दें। एम्पलीट्यूड यानी कि पीक वैल्यू आप यहाँ से 3 वोल्ट कर दें और फ्रीक्वेंसी आप यहाँ से 50 हर्ट्ज़ कर दें। इसके बाद यहाँ पर लिस्ट में देखें बहुत सारे जो है वो कंपोनेंट्स होंगे। ये डायोड आ गया, मैंने ये डायोड लिया। इस डायोड को हमने क्या करना है, लगाना है किस फॉर्म में, ब्रिज की शक्ल में। तो ब्रिज की शक्ल में सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन डायोड्स को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं ये डायोड को ही कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। ये मैं डायोड लगा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से 2 डायोड मैं और लगाऊंगा। इनको मैं जो है वो थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ, ठीक है। ये जैसे मैंने इस तरह से इसको रोटेट कर लिया, सिमिलरली इसको भी आप रोटेट कर लें, ठीक है। अब इन डायोड के आप 4 कॉर्नर्स को आपस में कनेक्ट कर दें। ये आपके पास क्या बन जाएगा, एक ब्रिज की शक्ल बन जाएगी। यहाँ पर जो बेहतरीन मॉडल जो गिवन है ना, वो है ये 4148, इसलिए जो है वो मैं इसी के साथ जो है वो आपको सिखा देता हूँ। अब देखें, ये ब्रिज के 4 कॉर्नर हैं, एक ये और ये जो अल्टरनेट कॉर्नर है, इनके दरमियान तो आप इनपुट लगा दें। ये आपने इनपुट इधर लगाई और ये आपने इनपुट इधर लगा दी। और इन 2 कॉर्नर्स के दरमियान क्या लगाना था, रजिस्टर लगना था। आप एक रजिस्टर ले लें यहाँ से, ठीक है। ये रजिस्टर लिया आपने, ठीक है। कोई भी वैल्यू इसकी सेट कर लें, आप इसको नाम दे लें RL का, और मैं 1000 ओम का जो है वो इसका, और इसकी एक टर्मिनल इधर लगा देता हूँ, ठीक है, और दूसरा टर्मिनल मैं इधर लगा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और साथ ही आपको पता है ग्राउंड भी करना था, ये वाले पॉइंट को अब आप ग्राउंड भी कर दें। तो अब ये आपके पास सर्किट जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब नोड का नाम दे दें, ये आउटपुट नोड है क्योंकि लोड यहाँ से आपने, तो यहाँ पर आप इसको नाम दे दें वी आउट का, तो ये आउटपुट बन जाएगा आपके पास। अब ये हमारा सर्किट जो है वो कंप्लीट है। इनपुट जो है इस वक्त मैंने 6 वोल्ट के करीब जो है वो दी हुई है। अब यहाँ से क्या करें, सिमुलेट वाली ऑप्शन चूज़ करें, टाइम डोमेन में चले जाएं, स्टार्ट टाइम 0, स्टॉप टाइम 1/50। अब आप देखें फ्रीक्वेंसी मैंने रखी थी 50, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 1/50 मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी मैंने 5 साइकिल जो है वो देखने हैं, ठीक है। और स्टेप टाइम, ठीक है, यानी कितनी कितनी देर के बाद हमें वोल्टेज जो है वो मिले, वो आप लिखते हैं 1/50 डिवाइडेड बाय 100। इसका मतलब है एक साइकिल में 100 वैल्यूज़ जो है वो रीड होंगी और उसका ग्राफ जो है वो बन जाएगा, ठीक है। ऐड एक्सप्रेशन करें, यहाँ पर हमने देखना है कि हमने ग्राफ किस चीज़ का जो है वो बनाना है, ठीक है। यहाँ पर ऐड एक्सप्रेशन जैसे ही आएगा ना, ये आपके पास नोब आ जाएगी। देखें ये पॉइंटर सा, ये आउटपुट वाले टर्मिनल के साथ जाके यूँ कनेक्ट करें, ये वी आउट का वोल्टेज जो है वो रीड करेगा। अब यहाँ से आप रन टाइम डोमेन सिमुलेशन, ये हमें आउटपुट दे रहा है। देखें अब ये फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट आ रही है, ठीक है। इनपुट के 5 साइकिल हमने लिए थे, आउटपुट के 10 साइकिल आएंगे, क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट की फ्रीक्वेंसी इनपुट के मुकाबले में क्या होती है, डबल होती है। मैं इनमें से 5 जो साइकिल है ना उनको चूज़ कर लेता हूँ। ये मैंने 5 साइकिल को थोड़ा सा ज़रा खोल के रख लिया। अब आप देखें, ये आपके पास इनपुट, ये पीक वैल्यू ज़रा चेक कर लें कितनी आ रही है, 1.8 वोल्ट के करीब आ रही है। ये 1.8, हमने कहा था 1.6 आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये डायोड अच्छे हैं, इसका मतलब है इन डायोड का जो फॉरवर्ड वोल्टेज है, बैरियर वोल्टेज, वो 0.7 नहीं है, वो 0.6 है। तो 2 का मिला के कितना बनेगा, 1.2। 3 में से 1.2 निकाल दें तो ये आपके पास जो है वो ये चीज़ आ जाएगी। तो ये आप इस तरह से इसको चेक कर सकते हैं। अब आप जो है वो वापस आएँ, यहाँ पर एक नोड यहाँ पर भी लगा दें, इस साइड पे भी। ये इनपुट को चेक कर रहा है, ठीक है, वी इन इसको आप जो है वो कह दें, ठीक है। अब मैं सिर्फ वी इन को चेक करूँगा, मैं इसको यहाँ से जो है वो काटता हूँ,
और इसको यहाँ पर लगा देता हूँ, क्योंकि अब मैंने सिर्फ इनपुट को चेक करना, मैंने आउटपुट को चेक नहीं करना। अब मैं जो है वो दोबारा से सिमुलेशन में जाता हूँ। अब मैं यहाँ पर इनपुट को जो है वो मार्क कर लेता हूँ कि इनपुट क्या थी। तो अब आप देखेंगे इनपुट कैसी है, ये देखें, ये इनपुट की पीक वैल्यू 3 आपको दिखाई दे रही है, ये -3, ये आप इधर से चेक कर सकते हैं, ये -3, ये +3। तो ये हमारी इनपुट है जिसमें 3 और -3 के दरमियान जो है सिग्नल जो है मूव कर रहा था, और जो आउटपुट थी वो आपको मैंने चेक करवा दी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो है वो आउटपुट दोबारा से लगा देता हूँ, इसको मैं वी आउट कह देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक ग्राउंड टर्मिनल जो है वो लगा देता हूँ, और इसको हम सिमुलेट करते हैं। इनपुट तो हमने पहले ही ऐड किया हुआ है, आउटपुट को जो है वो। तो अब आप देखें, ये इनपुट वोल्टेज जो आपको ब्लू लाइन में दिखाई दे रही है, और ये जो येलो लाइन में आपको दिखाई दे रही है, ये आउटपुट वोल्टेज है। अब आप देख सकते हैं कि जब इनपुट 3 पे पहुंच गया तो उस वक्त आउटपुट जो है वो किस लेवल के ऊपर है। तो ये आप इनपुट आउटपुट को इस तरह से 1 बाय 1 जो है वो चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है वो आज का काम था कि आप अब इसको सिमुलेशन के ज़रिए जो है वो क्या करें, चेक कर लिया करें, और सिमुलेशन से चेक करने के बाद जो है वो आप क्या कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का जो है वो आउटपुट देख सकते हैं। जो भी सर्किट आपने सिमुलेट करना हो, आप उस सर्किट को इजीली सिमुलेट कर सकते हैं। तो ये इनपुट 3 वोल्ट पे शो हो रही है इनपुट, ये आउटपुट जो है 1.78 या 1.8 वोल्ट के करीब शो हो रही है। तो इस तरह से आप इनपुट आउटपुट को ईज़िली चेक कर सकते हैं। तो अब आप जो है वो ये काम करें कि आप जस्ट इधर से ही, यानी सर्किट लैब से ही कोई भी सर्किट आप लगा लें, और लगाने के बाद उसको जो है वो क्या करें, टेस्ट कर लें, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, तो बाकी जो है वो आप मुझसे पर्सनली पूछ लें या कमेंट सेक्शन के ज़रिए पूछ लें। अल्लाह हाफ़िज़।